गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 10th के हिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, उसको हम लोग शुरू किए थे। उस पर 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आज हमारा 3rd वीडियो है और पिछले 2 वीडियो में हम लोग नेशनलिज्म के डेफिनेशन को देखे। नेशन स्टेट क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है, लिबरल नेशनलिस्ट कौन थे, लिबरल नेशनलिस्ट की क्या क्या डिमांड थी। इसके अलावा लिबरल नेशनलिस्ट की डिमांड आगे चल करके फ्रेंच रिवॉल्यूशन को या नेशनलिज्म को कैसे जो है वो बढ़ावा देती है, और नेशनलिज्म का पहला एक्सप्रेशन फ्रांस में जो हम लोग देखते हैं उसको भी देखें। तो नेशनलिज्म इन यूरोप जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से शुरू है। तो जाहिर सी बात है, ये हकीकत बात भी है, सबसे पहले यूरोप में नेशनलिज्म कहाँ दिखाई देता है, फ्रांस में दिखाई देता है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और जिसमें लोग मोनार्की को ख़त्म करके डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाहते थे। उन सब सारे इवेंट्स को हम लोग देखे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान क्या क्या स्टेप्स उठाया गया था, क्या क्या कदम उठाया गया था जो है नेशनलिज्म को क्रिएट करने के लिए, फीलिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रोमोट करने के लिए, इन सब चीज़ों को हम लोग देखे। और फिर फाइनली हम वहाँ पे देखें कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, जैकोबियन लोगों की गवर्नमेंट आ गई। जैकोबियंस गवर्नमेंट का हेड हुआ करता था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। जिस मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की हुकूमत को, उसके गवर्नेंस को रेन ऑफ टेरर का दौर कहा गया। फिर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की भी गुलोटीन कर दिया गया उनको भी। उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्टरी गवर्नमेंट आ गई। डायरेक्टरी गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं चली। वहाँ पे अक्सर जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में कन्फ्लिक्ट हो जाया करता था। जो नेशनल असेंबली था और डायरेक्टरी रूल थी उसमें गवर्नमेंट होती थी, जो डायरेक्टर्स होते थे उसमें कन्फ्लिक्ट आ जाया करता था। फिर फाइनली हम देखते हैं कि इन सब इनस्टेबिलिटी का डायरेक्टरी रूल के गवर्नेंस के दौरान गवर्नमेंट में इनस्टेबिलिटी था, ठीक है, अक्सर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में, ठीक है, बनती नहीं थी। इसका फ़ायदा जो है वो नेपोलियन उठाया। यहाँ तक हम लोग पिछले जो है लेक्चर में हम लोग कवर किए थे। आज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि नेपोलियन का राइज कैसे हुआ। हमारा आज का टॉपिक है नेपोलियन का राइज ऑफ नेपोलियन, और नेपोलियन का फॉल भी कैसे हुआ, उस चीज़ों को भी देखेंगे। तो इस पूरे टॉपिक में हम लोग नेपोलियन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेपोलियन फ्रांस की फ़ौज में एक मामूली सिपाही था, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ता गया और पायदान दय पायदान, मतलब एक एक स्टेप, एक एक डेजिग्नेशन वो आगे बढ़ता गया। और एक दिन आया कि जब वो फ्रांस का मिलिट्री जनरल बन गया और सारे हुकूमत पर ये डायरेक्टरी रूल में जो इनस्टेबिलिटी थी इसका फ़ायदा उठा करके वो वहाँ की हुकूमत पर काबिज हो गया। 1799 में वो मिलिट्री जनरल बना और जो है उसका गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस शुरू हो गया। और फिर 1804 में वो फ्रांस का मोनार्क डिक्लेयर कर लिया। इसीलिए नेपोलियन के बारे में कहा भी जाता है, एक कहावत है नेपोलियन के बारे में कि नेपोलियन को जिस माँ ने पैदा किया, नेपोलियन उसी का कत्ल कर दिया। तो ये हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ नेपोलियन को अपने मदर का या अपनी माँ का कत्ल कर दिया, ये नहीं है। लेकिन नेपोलियन को जो मौका मिला वो कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से मौका मिला। अगर मोनार्की रहती तो नेपोलियन को मौका भी नहीं मिलता कि जो है ना इतने ऊंचे पोजीशन पर आ जाता और अपने आप को जो है किंग डिक्लेयर कर देता। तो नेपोलियन के दौरान फ्रांस जो है एक मोनार्की बन गया। लेकिन नेपोलियन को मौका मिला कैसे, तो नेपोलियन को मौका मिलने के बारे में बताते हैं, ठीक है। जो फ्रांस में हो रहा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांस के लोगों ने अपने राजा के ख़िलाफ़ बगावत किया। तो ये जो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी राइट्स मिली, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जो फ्रांस में हो रहा था तो इसका असर फ्रांस के बाहर भी हो रहा था। तो फ्रांस के बाहर जितनी भी कंट्री सब थी, ऑस्ट्रिया है, ब्रिटेन है, या और भी दूसरी कंट्रीज़ है, प्रूशिया है, इन सब जगहों पर भी कहीं ना कहीं इसका असर हो रहा था। वहाँ के जो मोनार्क थे, वहाँ के जो रूलर थे, इन सब चीज़ों से जो है वो नाराज़ चल रहे थे, इन सब चीज़ों को लेकर के फिक्रमंद थे। इसी वजह से बाहरी हमला फ्रांस पर शुरू हो गया कि फ्रांस में जो हो रहा है उसको रोका जाए, फ्रांस में दोबारा मोनार्की शुरू की जाए। और हम बताए भी थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ऑस्ट्रिया और जो है फ्रांस में जो है वो वॉर हो गया, जिसमें ऑस्ट्रिया फ्रांस को हरा दिया। तो ऐसे ही बाहरी हमला होने लगा जो फ्रांस में हो रहा था। जो फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई गई, फ्रांस में एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो चुका था,
फ्रांस के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा राइट्स मिला था, वोटिंग राइट्स या और भी अलग अलग तरीके के कि इक्वलिटी पर बेस्ड सोसाइटी होगा, ये सब जितनी भी चीज़ें हो रही थी, इस वजह से बाहर की कंट्री फ्रांस पर हमला करना शुरू कर दी कि इन सब चीज़ों को ख़त्म करके दोबारा मोनार्की इस्टेब्लिश की जाएगी। तो बाहरी जब हमला हुआ फ्रांस पर, तो इस हमले के दौरान नेपोलियन जो है बहुत बहादुरी से उन सब चीज़ों को फेस किया और नेपोलियन का बहुत ज़्यादा रोल था उन सब इन्वेजन को बचाने के में। नेपोलियन उतना ही नहीं किया, सिर्फ इन्वेजन को ही नहीं रोका, जो इन्वेजन हुआ, जो एनिमी कंट्रीज थी, उस एनिमी कंट्रीज को जो है हराया और उसकी टेरिटरीज वगैरह सब पर भी कब्जा कर लिया। और धीरे 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 नेपोलियन बहुत पॉपुलर हो गया और बाहरी टेरिटरीज वगैरह सबको भी कब्जा करना शुरू किया था और नेपोलियन की वाहवाही होने लगी। इन सब वाहवाही का फायदा उठा करके नेपोलियन अपने आप को जो है एक तो मिलिट्री जनरल था ही और वो वहाँ का किंग डिक्लेयर कर दिया। लेकिन नेपोलियन जो 1804 में जो है वो फ्रांस का किंग डिक्लेयर कर दिया। फ्रांस एक नेपोलियन की हुकूमत के दौरान फ्रांस फिर से मोनार्की बन चुकी थी, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले जो मोनार्की थी। लेकिन नेपोलियन जब पावर में आता है तो नेपोलियन बहुत अच्छे अच्छे काम भी करने की कोशिश करता है। तो उसी नेपोलियन के अच्छे अच्छे स्टेप्स को, अच्छे अच्छे काम को हम लोग नेपोलियनिक कोड कहते हैं या नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कहते हैं। तो देखते हैं हम लोग नेपोलियन क्या अच्छा अच्छा काम किया, नेपोलियन का क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था जिसको हम लोग नेपोलियनिक कोड कहते हैं। तो आइए, यहाँ टॉपिक भी है हमारा, टॉपिक तो था राइज ऑफ नेपोलियन। तो नेपोलियन के राइज के बाद ही नेपोलियन देखते हैं फौज का सरदार बना, मिलिट्री जनरल जिसको कहते हैं, और फिर किंग भी बन चुका था। तो नेपोलियन का राइज हो गया। लेकिन नेपोलियन क्या सब रिफॉर्म किया, तो यहाँ पर हेडिंग हमारा रिफॉर्म ब्राउट आउट बाय नेपोलियन विच इज ऑल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड और विच इंक्लूडेड। नेपोलियनिक कोड जो कब ये लाया, 1804 में नेपोलियन जो नेपोलियनिक कोड लाया। नेपोलियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव में जो रिफॉर्म सब किया उसी को हम लोग नेपोलियनिक कोड कहते हैं। 1804 में इसको इम्प्लीमेंट किया था। क्या सब था नेपोलियनिक कोड में, अक्सर एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन सब चीज़ों को याद रखना। हम उसी हिसाब से नोट्स बनाए हैं। अगर आपको सहूलियत हो तो नोट्स भी आप बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जैसे भी बनाना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है कि नेपोलियनिक कोड क्या था या नेपोलियन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव क्या क्या रिफॉर्म सब किया था। तो नेपोलियनिक कोड में क्या सब था, विच इंक्लूडेड, सबसे पहला ही डिड अवे द प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ। बर्थ के बेसिस पर जो कुछ खास लोगों को स्पेशल राइट्स मिला था, तो नेपोलियन उन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया एंड एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। और नेपोलियन कानून के नज़र में सभी को बराबर हक दिया। बर्थ के बेसिस पर जो प्रिविलेज था वो ख़त्म कर दिया, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एस्टेब्लिश करने की कोशिश किया। दूसरा, ही सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी फॉर ऑल। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी वो अपने लोगों को दिया कि हर एक आदमी अपनी अपनी प्रॉपर्टी वो इकट्ठा करके रख सकता है अपनी मेहनत के दम पर जो वो बनाया है। गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करेगी, गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड नहीं करेगी। तो दूसरा था ही सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी फॉर ऑल पीपल, सभी को राइट टू प्रॉपर्टी का हक दिया नेपोलियन। ही सिंप्लीफाइड, थर्ड है ही सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी वो सिंप्लीफाइड कर दिया और फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या था कि अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे जो है ज़मींदार होते थे जिसको हम फ्यूडल लॉर्ड कहते थे, और वो ज़मींदार अपने रीजन में टैक्स कलेक्ट किया करता था, अपने रीजन में लॉज वगैरह बनाया करता था और अपने रीजन में वो इंडिपेंडेंट हुकूमत किया करता था। जिस वजह से अलग अलग रीजन में अलग अलग जो है वो फ्यूडल लॉर्ड्स की हुकूमत थी और अलग अलग लॉज थे, कस्टम ड्यूटीज़ था, जो है अलग अलग करेंसीज थी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेटेड मेजर नहीं था, तो ट्रेड वगैरह में भी परेशानी होती थी। तो इसको कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान भी कम करने, कस्टम ड्यूटीज़ को कम करना, यूनिफॉर्म वेटेड मेजर को एस्टेब्लिश करने की कोशिश फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान भी की गई थी, जो टॉपिक हम बताए थे कि कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए फ्रांस में। तो नेपोलियन भी कुछ हद तक इन सब चीज़ों को किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सिंप्लीफाइड कर दिया और फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म करके सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक लॉज, यूनिफॉर्म वेटेड मेजर, इन सब चीज़ों को इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया जिससे ट्रेड में, कम्युनिकेशन में, इन सब चीज़ों में आसानी हो। अब आगे देखिए,
नेक्स्ट क्या किया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी सही करने की कोशिश किया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, ट्रेड वगैरह सबकी सहूलियत को आसान जो है और आसान बनाना, इसी को कहते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करने की कोशिश किया। इसके साथ साथ अ कस्टम यूनियन वाज फॉर्म्ड विच इज़ नोन एज ज़ुलेवरीन, एक कस्टम यूनियन बनाने की कोशिश की गई जिसको ज़ुलेवरीन कहा गया। ज़ुलेवरीन के बारे में यहाँ पर भी हम अलग से डिस्कस करेंगे, यहाँ पर ज़ुलेवरीन के बारे में क्वेश्चन आता भी है। तो अभी देखिए ये हम पढ़ रहे हैं नेपोलियन के रिफॉर्म सब में, तो एक कस्टम यूनियन बनाने की कोशिश की गई जिसको ज़ुलेवरीन कहा गया, और एंड देयर टास्क वाज टू एबॉलिश द कस्टम बैरियर इन द यूरोप। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान 1789 के दौरान भी बहुत सारी कस्टम यूनियंस को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ था। तो नेपोलियन एक कस्टम यूनियन बनाता है जिसका नाम ज़ुलेवरीन होता है, और ज़ुलेवरीन का काम होता है कि जितने भी कस्टम बैरियर्स हैं एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रेड करने में, जो अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम है, बहुत सारे जगहों पर टैक्स पे करना पड़ता है, उसी को कस्टम ड्यूटीज़ कहते थे। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करके एक जैसा जो है वो यूनिफॉर्म जो है सिस्टम बनाने का कोशिश किया जिससे ट्रेड वगैरह भी आसान हो, लोगों का कम्युनिकेशन आना जाना ये सब आसान हो। तो यही था। एंड ज़ुलेवरीन का काम क्या था, देयर टास्क वाज टू एबॉलिश द कस्टम बैरियर इन यूरोप, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज़ुलेवरीन, ठीक है। इससे पहले हम देखते हैं यही सब रिफॉर्म था नेपोलियन का। क्या सब रिफॉर्म था, फिर से रिपीट कर देते हैं। ही डिड अवे द प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ, बर्थ के बेसिस पर जो प्रिविलेज था वो सोसाइटी में लोगों का ख़त्म कर दिया। एंड एस्टेब्लिश द इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के नज़र में सभी को बराबर हक दिया, लॉज के नज़र में सभी को बराबर हक दिया। ही सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी फॉर ऑल, ही सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एंड एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन को आसान किया, रूल एंड रेगुलेशन को आसान बनाया। जो अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड्स हुकूमत किया करते थे उनके रूल्स और रेगुलेशन थे, उन सब चीज़ों को ख़त्म करके एक सेंट्रलाइज हुकूमत बनाने की कोशिश किया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की गई। अ कस्टम यूनियन वाज फॉर्म्ड नोन एज ज़ुलेवरीन, ठीक है, एक कस्टम यूनियन बनाने की कोशिश की गई जिसको ज़ुलेवरीन कहा। और जो है ज़ुलेवरीन का काम था सारे कस्टम बैरियर को यूरोप में ख़त्म करना। और भी काम पर भी चीज़ें सब थी कि जो है ना वो फैक्ट्री वगैरह सब इस्टेब्लिश किया और उसमें अपने लोगों को राइट टू वर्क दिया। बहुत सारी कंपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया और अपने लोगों को राइट टू वर्क भी दिया। आप इसमें आगे इन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो ज़ुलेवरीन क्या है, ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कस्टम ड्यूटी वॉज एबोलिश्ड, बोला जा रहा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान कस्टम ड्यूटी को ख़त्म करने की कोशिश की गई, ख़त्म किया गया, बट इट वॉज नॉट एबोलिश्ड कम्प्लीटली, लेकिन इसको कम्प्लीटली एबोलिश नहीं किया गया था इसी वजह से। एंड फॉर दिस अ कस्टम यूनियन वॉज नोन एज ज़ुलेवरीन वॉज फॉर्म्ड, एक कस्टम यूनियन बनाई गई जिसका नाम ज़ुलेवरीन था। एंड देयर टास्क वॉज टू एबोलिश द कस्टम बैरियर इन यूरोप, ठीक है, यूरोप में इसका काम क्या था, कस्टम बैरियर को ख़त्म करना। अब हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेपोलियनिक रूल बिकेम अनपॉपुलर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये है क्या, नेपोलियनिक रूल बिकेम अनपॉपुलर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक वक्त के बाद नेपोलियन का जो रूल था वो अनपॉपुलर हो गया, मतलब नेपोलियनिक रूल के ख़िलाफ़ या नेपोलियन के ख़िलाफ़ नाराज़गी बढ़ती शुरू हो गई। तो नेपोलियनिक रूल अनपॉपुलर क्यों हुआ उसको थोड़ा बहुत हम समझा देते हैं। हम क्या बताते हैं कि नेपोलियन सिर्फ फ्रांस में ही हुकूमत नहीं किया। जब फ्रांस पर बाहरी हमला हो रहा था, जब फ्रांस में जो हो रहा था, नेशनलिज्म क्रिएट हो रही थी, बहुत सारे लोगों को राइट्स मिल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी, तो बाहरी इन्वेजन हुआ था और उस बाहरी इन्वेजन से नेपोलियन फ्रांस को बचाया ही नहीं था, अपने एनिमी कंट्री पर इन्वेड करके उनके टेरिटरीज वगैरह सबको भी ऑक्यूपाई कर लिया था। तो जिन जिन जगहों पर नेपोलियन ने जो बाहरी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया था और उन सब जगहों पर रिफॉर्म जो है इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया, लेकिन सभी जगहों पर रिफॉर्म जो है वो एक जैसा नहीं आया और इन सब चीज़ों की वजह से नाराज़गी वहाँ बनी। तो देखिए क्या है, क्या सब रीज़न है नेपोलियनिक इसके वजह से। तो नेपोलियनिक यहाँ लिखा हुआ, नेपोलियनिक रूल ओवर द रीजन बिकेम अनपॉपुलर, नेपोलियनिक रूल ओवर अदर रीजन लिखा हुआ है, फ्रांस बने, फ्रांस से बाहर नेपोलियन जिन जिन जगहों पर कब्जा किया उन सब जगहों पर नेपोलियन के खिलाफ नाराज़गी बननी शुरू हो गई। क्यों, तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिडंट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम,
ठीक है। नेपोलियन जो राइट्स वगैरह सब दिया था लोगों को, जो बहुत सारे राइट्स या फ्रीडम का जो है अनाउंसमेंट किया था, ठीक, लेकिन वो हकीकत में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म उन सब जगहों पर स्लो हो पाया, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं जो रिफॉर्म फ्रांस में हुआ, जो फ़ायदा या बेनिफिट फ्रांस में लोगों को हो रहा था, जो है फ्रेंच लोगों को, वो फ्रांस के बाहर नहीं हो रहा था, लेकिन वो सब टेरिटरीज अब फ्रांस के अंदर ही थी। बाहरी टेरिटरी जिस पर नेपोलियन हुकूमत बनाया था वो कहीं ना कहीं फ्रेंच टेरिटरी के अंदर आ रहा था, लेकिन उन सब जगहों पर इस रिफॉर्म का या इस फ्रीडम का फ़ायदा वहाँ पर नहीं हुआ। इसके अलावा द न्यूली एनेक्स्ड रीजन फाउंड देमसेल्फ अंडर द फ्रेंच रूल, जो नई नई जो टेरिटरीज थी उन सब जगहों को, उन सब टेरिटरीज के लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम फ्रांस के अंडर में हैं, फ्रांस हमारे ऊपर ज़बरदस्ती ऑक्यूपेशन किया हुआ है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी नाराज़गी बननी शुरू हो गई थी। दे हैड टू फेस द इंक्रीज टैक्सेशन एंड सेंसरशिप, ठीक है। उन सब जगहों पर नेपोलियन ने टैक्सेशन सिस्टम बढ़ा दिया था और सेंसरशिप इम्पोज कर दिया था। सेंसरशिप होता है कि मीडिया के ऊपर जो एक्स्ट्रा पाबंदी लगाई जाती है उसको सेंसरशिप कहा जाता है। यहाँ है सेंसरशिप, मतलब आप कुछ बोल नहीं सकते, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोला नहीं जा सकता, तो इन सब चीज़ों की जो है वहाँ पर पाबंदी थी। क्या? इंक्रीज टैक्सेशन एंड सेंसरशिप, टैक्स जो है वो इंक्रीज कर दिया गया था और पाबंदी लगा दी गई थी। नेक्स्ट है फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी वर सीन एज द निगेटिवली। फिर नेक्स्ट रीजन है हमारा कि फ्रांस में नेपोलियन एक रूल बना दिया था कि हर कोई भी आदमी, वो कोई भी आदमी जो वहाँ का सिटीज़न है, वहाँ की फ़ौज में एक सर्टेन नंबर ऑफ़ ईयर्स उसको काम करना पड़ेगा। तो ये लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ था। क्यों? हमारी आपकी मर्ज़ी होती है, हमारी मर्ज़ी, हम फ़ौज में नौकरी करना पसंद करें या नहीं पसंद करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हर एक आदमी को वहाँ की फ़ौज में सर्व करना था। इसी को कहा जा रहा है फोर्स कंस्क्रिप्शन। तो फोर्स कंस्क्रिप्शन की वजह से जो कि फ्रेंच आर्मी में नौकरी करनी थी, ये नेपोलियन रूल बनाया था, इसको भी निगेटिवली देखा जा रहा था। तो इन सब सारे चीज़ों की वजह से नेपोलियन के खिलाफ नाराज़गी थी, ठीक है। अब देखिए हम फिर से बता दे रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है नेपोलियनिक रूल बिकेम अनपॉपुलर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई नेपोलियनिक रूल बिकेम अनपॉपुलर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सब चीज़ लिखना है कि नेपोलियन जो फ्रांस के बाहर जो टेरिटरीज वगैरह सब पर जो है वो कब्जा किया था, फ्रांस की टेरिटरी में जिसको इंक्लूड किया था, उन सब जगहों पर जो है नेपोलियन के हुकूमत के खिलाफ नाराज़गी थी। नाराज़गी होने का वजह ये था कि नेपोलियन का जो रिफॉर्म था इन सब जगहों पर टाइमली नहीं पहुंचा था। फ्रांस में तो रिफॉर्म का फ़ायदा हुआ लोगों को, लेकिन इन सब जगहों पर फ़ायदा नहीं हुआ। इन सब जगहों पर टैक्सेशन इंक्रीज कर दिया गया, सेंसरशिप लगा दी गई, एक्स्ट्रा पाबंदी लगा दी गई। इसके अलावा बाहरी लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम ज़बरदस्ती फ्रांस हम पर ऑक्यूपेशन कर लिया है, और फोर्स कंस्क्रिप्शन जो वहाँ की आर्मी में थी कि हर किसी को फ़ौज में ज़बरदस्ती नौकरी करनी पड़ेगी, ठीक है, उसके विश के खिलाफ भी फ़ौज में बहाल होना पड़ेगा कुछ सर्टेन ऑफ ईयर्स के लिए। इन सब चीज़ों की वजह से नेपोलियन के खिलाफ नाराज़गी थी। सिर्फ लोगों में नाराज़गी नहीं थी, जो जिन जिन टेरिटरीज़ को नेपोलियन ऑक्यूपाई किया था, जिन जिन हुकूमतों को नेपोलियन हराया था, उन सब को भी जो है नेपोलियन के ख़िलाफ़ नाराज़गी थी। और बाहरी कंट्रीज़ को ऐसा लग रहा था कि नेपोलियन की रूल आने वाली दिनों में और ख़तरा बन जाएगी, क्योंकि ब्रिटेन का, इसके अलावा प्रूशिया का, रशिया का, बहुत ऑस्ट्रिया का, इन सब टेरिटरीज़ को नेपोलियन कब्जा कर चुका था। अब नेपोलियन इन सब कंट्रीज़ के नाक में दम कर चुका था। इसी वजह से ये सभी कंट्री एक अलायंस बनाती है नेपोलियन के ख़िलाफ़ और नेपोलियन को हराने की कोशिश करती है, और नेपोलियन पर वॉर जो है डिक्लेयर किया जाता है, जिसको बैटल ऑफ वाटरलू कहा जाता है 1815 में। और इस बैटल ऑफ वाटरलू में ऑस्ट्रिया है, रशिया है, ब्रिटेन है और प्रूशिया है, जर्मनी, ठीक है, ये सब जो है एक अलायंस बनाता है और वॉर डिक्लेयर कर देता है। ये सब मिल करके बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हरा देता है। और इस बैटल ऑफ वाटरलू के बाद एक ट्रीटी होती है, जिस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ विन्ना कहा जाता है, और ट्रीटी ऑफ विन्ना में बहुत सारे जो है वो समझौते हुए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट वर द एलिमेंट इन द ट्रीटी ऑफ विन्ना, ठीक है। ट्रीटी ऑफ विन्ना में जो समझौता हुआ था वो जो है उस समझौते में क्या सब था, और ट्रीटी ऑफ विन्ना को कौन जो है वो कन्वीन कर रहा था, उसको कौन एड्रेस कर रहा था। तो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ड्यूक मैटरनिक, वो जो है ट्रीटी ऑफ विन्ना को कन्वीन कर रहा था, ट्रीटी ऑफ विन्ना को एड्रेस कर रहा था। अब हम देखते हैं आगे कि ट्रीटी ऑफ विन्ना और वाटरलू के बारे में और ट्रीटी ऑफ विन्ना में क्या सब था, ठीक है। तो देखिए ऑस्ट्रिया
Russia, Britain and Prussia joined hand to defeat the Napoleon in the Battle of Waterloo, which resulted in the Treaty of Vienna. यहाँ लिखा हुआ है, अब देखिए, ऑस्ट्रिया है, रशिया है, ब्रिटेन है, प्रूशिया है, ये सब एक अलायंस बना लिया, ये सब एक जो है एक अलायंस बनाया। और इस अलायंस के तहत क्यों अलायंस बनाया था? टू डिफीट द नेपोलियन, नेपोलियन को हराने के लिए। कहाँ? बैटल ऑफ वाटरलू में। बैटल ऑफ वाटरलू डिक्लेयर की गई 1815 में, और इस बैटल ऑफ वाटरलू में, ठीक है, नेपोलियन को हरा दिया। और इस हार के बाद एक ट्रीटी साइन की गई, ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में, ठीक है। अब यहाँ देखिए ट्रीटी ऑफ वियना, तो ट्रीटी ऑफ वियना में क्या सब था, जिसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट इन द ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना में क्या सब था, देखिए, डिपोस्ट बोरबोन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर, ठीक है, नेपोलियन की हुकूमत खत्म कर दी गई, नेपोलियन को गिरफ्तार कर लिया गया और सेंट हेलेना आइलैंड जो कि अटलांटिक ओशन में है, वहाँ पर उसको कैद करके रखा था। तो जब नेपोलियन को हटा दिया गया तो वहाँ पर हुकूमत किसकी होगी? जो पुरानी हुकूमत फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जिस किंग को, ठीक है, या जिस बोरबोन डायनेस्टी को पावर से हटा दिया गया था, ठीक है, उसको दोबारा पावर में लाया गया। कहा कि अब जो है बोरबोन डायनेस्टी दोबारा हुकूमत करेगी, और बोरबोन डायनेस्टी का जो किंग है जिसका नाम है लुइस 18 अगला जो है वहाँ का राजा होगा, ठीक है। तो लिखा हुआ डिपोज्ड बोरबोन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर एंड लुइस 18 वाज मेड द किंग ऑफ फ्रांस, लुइस 18 को फ्रांस का राजा बनाया गया। तो ये ट्रीटी ऑफ वियना में था। आगे कंटिन्यूशन ऑफ मोनार्की इन फ्रांस, कहा फ्रांस में मोनार्की फिर से कंटिन्यू रहेगी, जो कि बोरबोन डायनेस्टी से पहले जैसी थी, ठीक है, विच वाज कॉल्ड एज न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर, इसी को न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर कहा गया, ठीक है। ये तो है कंजर्वेटिव ऑर्डर, मतलब पुराने तरीके से मोनार्की फिर से कायम होगी, लेकिन अब इस बार दोबारा मोनार्की शुरू हो रही है, इसीलिए इसको न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर कहा गया। आगे और क्या था इसमें? तो आगे था इट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट ऑन द बॉर्डर ऑफ द फ्रांस, फ्रांस के बॉर्डर पर बहुत सारी आबादी, बहुत सारी बस्ती बसा दी गई, बहुत सारी स्टेट्स बसा दिए गए। वो इसलिए स्टेट्स बसाया गया क्यों? क्योंकि फ्रांस आगे आने वाले दिनों में फिर इन्वेजन बाहरी टेरिटरीज पर नहीं करे, इसी वजह से, सो दैट इट कांट एक्सपेंड इन फ्यूचर, वो इस वजह से कि आगे कभी फ्यूचर में ये फिर बाहरी टेरिटरीज पर इन्वेजन नहीं कर सके और एक्सपेंशन नहीं कर सके, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ थी, फ्रांस जिन जिन जगहों को पहले नेपोलियन की हुकूमत के दौरान फ्रांस जिन जिन जगहों पर कब्जा किया था, जो है फ्रांस से ये सब टेरिटरीज वापस ले ली जाती है और आपस में ये ऑस्ट्रिया, रशिया, ब्रिटेन और प्रूशिया ये सब आपस में बांट लेता है, ठीक है। एक और है आखिरी में, इट लेड टू द स्लो डाउन ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, बोला जा रहा है ट्रीटी ऑफ वियना की वजह से फ्रांस में जो नेशनलिज्म की जो है जो फीलिंग थी, उस नेशनलिज्म के फीलिंग को में कहीं ना कहीं स्लो डाउन आ जाता है, नेशनलिज्म की फीलिंग जो है कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाती है। इसी वजह से हम देखते हैं ट्रीटी ऑफ वियना के बाद बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ जो है वो फॉर्म की गई थी, जो सीक्रेट सोसाइटीज़ ट्रीटी ऑफ वियना के एलिमेंट को, ट्रीटी ऑफ वियना के जो है कहीं ना कहीं प्रोविज़न को, उसको ये लोग अपोज करता है और नेशनलिज्म को दोबारा फिर से जो है वो स्प्रेड करने में मदद करता है। सीक्रेट सोसाइटीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक आप लोग जो है बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।